हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटमेंट एजुकेटर्स। आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और विजन आईएएस के मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ सीएससी एग्ज़ाम के लिए नहीं, उसके साथ साथ सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत यूज़फुल है। और इसके साथ मैं ये भी बताऊँ क्यों इतने दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, बिकॉज कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, इस वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी। बट अब मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, सो इसको आप लोग को लास्ट तक देखना है और ये बहुत यूज़फुल होगी आपके लिए। ओके, सो देखिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बोला गया था कंसिडर द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए हैं और किन किन कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट किया है ये दिया हुआ है। जैसे कि पहला है कि फंडामेंटल राइट्स को हमने कहाँ से लिया है, तो हमने फ्रांस से लिया है। ये कह रहे हैं मतलब हमने किस कंट्री से इसको अडॉप्ट किया है इनसाइड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये बोल रहे हैं ये। तो फंडामेंटल राइट्स को फ्रांस से हमने लिया है। तो आपको देखिए कुछ बेसिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपीज, ये सब किस कंट्री से प्रोविजंस लिए हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएसए से लिया है। ये ऑल नोन होना ही चाहिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो देखिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को फ्रांस मेंशन किया है, तो ये आपका ऑप्शन एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी को कट कर देंगे, क्योंकि हमसे यहाँ पे करेक्टली मैच्ड पूछा गया था। देखिए हर एक चीज़ को आपको ध्यान देना है कि क्या पूछा है, करेक्ट इनकरेक्ट। ओके, एंड पार्डन फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ठीक है, जैसे आपको पता है कि दिवाली का टाइम है, तो थोड़ी बहुत नॉइज़ आपको आ रही होगी बैकग्राउंड से। सो मैंने बहुत कोशिश की है इसको अवॉइड करने की, फिर भी आपको थोड़ी बहुत नॉइज़ आएगी, तो हाईली अपोलोजाइज। ओके, सो देखिए यहाँ पे जो सेकंड दिया है स्टेटमेंट, वहाँ बोला है डीपीएसपीज हमने आयरलैंड से लिए हैं। अब अगर आप जानते हो कि यस डीपीएसपी इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और इजीली आप अपने आंसर पर तो पहुंच ही जाओगे ऐसे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड हर एक एग्जाम में यूजफुल है, सीडीएस सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स में भी ये यूजफुल है। सिर्फ ये सीएससी में ही यूजफुल नहीं है। ओके, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए थर्ड स्टेटमेंट दिया है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। तो yes, as our option is A, so हाँ हमने कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से ही लिया है। ओके, सो आपको ये सारे प्रोविजंस मतलब याद रखने हैं हमने कौन से प्रोविजन कहाँ से लिए हैं। तो इसी के साथ हम अपना बेसिक कवर करेंगे और इस बेसिक में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कौन कौन से प्रोविजंस किस किस मेजर कंट्रीज से लिए हैं। जैसे कि हमने यूएसए से कौन से प्रोविजंस लिए हैं। ओके, तो यूनाइटेड स्टेट्स से हमने प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमने किस स्टेट से लिया है, किस कंट्री से लिया है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, देन फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका कॉन्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। इलेक्टोरल कॉलेज का इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये पता है होना चाहिए कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। जुडिशियल रिव्यू, ओके, प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, ये भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। और वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है। तो देखिए रूल ऑफ लॉ जो आर्टिकल नंबर 14 है हमारा, उसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एक आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है वो यूएसए से लिया गया है और इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, इंग्लैंड से। ओके, तो ये याद रखना है कि ये ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट, अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है,
तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां से आता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, एज क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था। और द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, ओके, सिंगल सिटीजनशिप का जो आइडिया है वो भी हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलता है। और रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट मिलता है, देन रिट्स का कॉन्सेप्ट मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। और इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल का कॉन्सेप्ट मिलता है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी हमने वहीं से लिया। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इनका जो प्रोसेस है ये आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में कवर किया है, उससे आप गो थ्रू होइए। जैसे प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है तो वो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये हमने यूएसए से लिया है, ओके। तो ये आपको याद रखना है कि हमने यूएसए से लिया है। नेक्स्ट अगर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां से क्या लिया है हमने, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, ओके। उसके साथ साथ हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट लिया है। देन रेजिड्यूअल पावर, ये आपको याद रखना है कि कैनेडियन से लिया गया है। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में भी देखा था कि डीपीएसपीज लिए गए हैं। देन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ओके। नेक्स्ट अगर हम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी का आइडिया लिया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, दैट इज 1789, बहुत इजी सी डेट है ये आपको याद रखनी है। और यहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही लिबर्टी और इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी का आइडिया जनरेट हुआ था, तो वहीं से हमने इसको अडॉप्ट किया है। ये तीन वर्ड्स जो हमने अपने प्रियम्बल में मेंशन किए हैं ये हमने वहीं से लिए, ओके। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि यहाँ से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का एक आइडिया लिया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए आप इसको कैसे भी रिलेटेबल करके याद कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो चारों ओर पानी से घिरी है, और आपको पता है कि वाटर में करंट होते हैं, ओके, ओशन में करंट होते हैं, ओशन करंट्स। तो आप वहां से रिलेट कर सकते हो करंट एंड कॉनकरेंट देन ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके। ओवरऑल हमारा पर्पस एक ही होना चाहिए कि एग्जाम क्लियर करना है किसी भी हाल में, ओके। तो टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी लग रही हैं आप लगाइए और उससे सॉल्व करिए क्वेश्चन को, ओके। नेक्स्ट देखिए, यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं अंडर आर्टिकल 51A। तो 51A की जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है, यूएसएसआर से ही लिया है, ओके। और प्लानिंग कमीशन का भी आइडिया, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको बस ये याद रखना है यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट। देन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, ठीक है, ये याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हम करते हैं वो हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, और उसके साथ साथ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर भी यहीं से लिया गया है। देन अगर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी की, तो वहां से हमने इमरजेंसी पावर्स ली हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जब सस्पेंशन होता है फंडामेंटल राइट्स का ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये भी हमने जर्मनी से ही लिया है, ओके। रशिया, अगेन रशिया, वही यूएसएसआर की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है, और उसके साथ साथ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का आइडिया जो प्रियम्बल में मेंशन है वो यहीं से लिया गया है, ओके। देन जापान की बात करते हैं तो जापान से हमने लिया है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो अभी हमने देखा प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो हमने ब्रिटेन से लिया है, ओके। तो ब्रिटेन ने कहाँ से बोरो किया है, वो उसने किया है फ्रॉम जापान, तो इस वजह से ये जापान का आइडिया है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ओके। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, फेडरल स्कीम वहां से ली है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। और देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ना खुद ही इतना बल्कि है कि एक्स्ट्रा हमने इसे कॉन्स्टिट्यूशन में जब ऐड किया तो ये और ज़्यादा बल्कि कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, लेंदी है बहुत ज़्यादा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हम चलते हैं अपने 32 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ देखिए बोल रहा है विद रेफरेंस टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
तो आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन को ध्यान में रखते हुए इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। तो इट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू कंडक्ट इलेक्शन टू पंचायत थ्रू 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट क्या पंचायत के इलेक्शंस हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो अगर आपको अच्छी नॉलेज है कोर की कि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन हाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, तो आप इजीली यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो ऑप्शन 2B है इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है। अब आगे स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है कि द फंक्शन ऑफ द डीलिमिटेशन रिजर्वेशन रोटेशन ऑफ द पंचायत सीट्स इज वेस्टेड इन स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन को वेस्ट की गई हैं ये पावर्स फंक्शंस। देन जो थर्ड ऑप्शन है वो बोल रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड टू गवर्नर। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गवर्नर को वो एनुअली सबमिट करता है रिपोर्ट। ओके, तो देखिए अगर इसकी फैक्चुअल नॉलेज है आपको तो ज़रूर अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करने के चांसेस आपके होने चाहिए। ठीक है, अगर इसकी नॉलेज नहीं है आपको तो हम इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इसका आंसर पढ़ेंगे ये क्या बोल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए 32 में बोला है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो करता है कंडक्ट इलेक्शन दोनों के ही। ठीक है, फिर वो चाहे पंचायत हो या फिर जो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वो हो चाहे 73rd, दोनों को ही ये इंस्ट्रक्ट करता है। देन अगर स्टेटमेंट 2 की बात करी जाए तो वो भी करेक्ट है कि जो फंक्शंस हैं डीलिमिटेशन रिजर्वेशन वगैरह के वो भी हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि NCR WC का जो रिकमेंडेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ये सारे फंक्शंस जो हैं वो डिलिमिटेशन कमीशन को करने चाहिए ना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को। बट ऐसे रिकमेंडेशंस को अभी मंजूरी नहीं दी गई है, तो अभी के लिए हमारे लिए फॉर सेकेंड स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। ओके, फिर देखिए यहाँ थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यहाँ इनने बोला था कि जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी क्लियर कट नहीं बोला गया है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट को सेंड करेगा टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है, तो इसलिए स्टेटमेंट 3 हमारी रॉन्ग हो जाती है और यहाँ से करेक्ट आंसर A निकल कर आ जाएगा। ओके, इजिली आप इसके पास पहुंच जाओगे अपने आंसर के पास। फिर देखिए कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, आपको यहाँ पे कमीशन बॉडी दे दी है और वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं वो बताया गया है। नेशनल कमीशन ऑफ फॉर मिनॉरिटी, अगर बात करें नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटी की तो क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसा होता, अगर मिनॉरिटी की जो कमीशन है वो इस मिनिस्ट्री के अंदर आती तो मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी क्यों फॉर्म की जाती। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी के फॉर्म करने का कुछ पर्पस होगा, तो इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा और यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन गलत है तो हमसे यहाँ इनने करेक्टली मैच्ड पूछा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा B ऑप्शन और D ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा इजीली और हम A और C यानी 50-50 चांसेस हो गए हैं और अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही होगा। ओके, सो देखिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, अगर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आएगी। जी हाँ, इसी के अंदर आएगी और किधर ही जाएगी ये कमीशन। ओके, तो इजीली आप समझ सकते हो यहाँ पे। फिर नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए ट्राइबल अफेयर बनाई गई है मिनिस्ट्री। यस, ये फॉर्म हुई है, तो इसके लिए हमारा स्टेटमेंट 3 करेक्ट हो जाएगा। तो सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, सो सी इज आर ऑप्शन और इजीली आप पहुंच जाओगे अपने ऑप्शन की तरफ। ठीक है, तो 33 का यहाँ पे आप देख रहे हो सी, और यहाँ इनने मिनिस्ट्रीज को मेंशन कर दिया है कि जो हमारी कमीशन फॉर मिनॉरिटी है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर फॉल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी अफेयर्स के अंदर फॉल करती है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम 34th क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ इनने बोला था विद रेफरेंस टू द फिनेंस कमीशन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए फिनेंस कमीशन की बात आई है, अब इसके बारे में ये आपसे नॉलेज आपकी चेक कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप एलिमिनेशन के थ्रू तभी जाओ जब आपकी नॉलेज इस पे हो।
ओके आप अगर फिनांस कमीशन पढ़ के आए हो तो आप इसको अटेम्प्ट करो, अदरवाइज इसको स्किप करो ऐसे क्वेश्चंस को। तो यहाँ इनने बोला था इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे क्या ये है कि नहीं है। तो उसके बाद ये देखिए इनने बोला है द मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर 5 years और टिल द एज ऑफ 65 years ऑफ एज। तो क्या ऐसा ट्रू है? तो अगेन नॉलेज है आपकी, ठीक है, अगर है तो अटेम्प्ट, अदरवाइज स्किप। द मेंबर आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, तो क्या मेंबर्स को रीअपॉइंट किया जाता है? ओके लेट्स सी, हम अपना डायरेक्ट आंसर यहाँ पे पढ़ेंगे। तो 34 का यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है कि जो हमारी फिनांस कमीशन है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल का मतलब है कि ये सिविल कोर्ट के सारे ही काम करती है, ठीक है। एक सिविल कोर्ट जो ड्यूटीज परफॉर्म करता है वो सारी पावर्स फिनांस कमीशन के पास भी है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके तो सिविल प्रोसीजर जितने भी सीपीसी है हमारी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो उसके जितने मैटर्स हैं दैट आर in a similar way conducted by finance commission also। okay तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे देखिए, हम स्टेटमेंट 2 देखेंगे तो स्टेटमेंट 2 जो है वो नॉट करेक्ट है, गलत है। इसका जो चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, और वो तब तक होल्ड करते हैं ऑफिस को जब तक स्पेसिफाई करता है प्रेसिडेंट, ओके अपने ऑर्डर के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट की बात की जा रही थी, तो हाँ ये सच है कि इनका एलिजिबल होते हैं ये रीअपॉइंट होने के लिए। इस वजह से हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा और यहाँ से ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा इजीली। ओके तो ऐसे क्वेश्चंस पे अगर आपको नॉलेज है तो आप इसको पक्का अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट देखिए 35 में रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक वॉज अवॉर्डेड शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस बाय आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा शेड्यूल्ड बैंक का जो स्टेटस है वो हमारे एयरटेल पेमेंट बैंक को मिल गया है। तो आपको एक तो ये याद रखना है। ओके तो वनडे एग्जाम्स में डायरेक्टली आपसे करंट अफेयर पूछ सकता है, तो आपको वहां से नॉलेज होनी चाहिए कि एयरटेल पेमेंट बैंक किस बैंक को आरबीआई ने शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस दिया है। ओके फिर एयरटेल पेमेंट बैंक देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो अगर नॉलेज है तो अटेम्प्ट करिए, ज़रूर करिए। यहाँ पे इनने बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि एवरी शेड्यूल्ड बैंक इज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस। तो जो भी शेड्यूल्ड बैंक का बन जाता है वो क्लियरिंग हाउस का भी मेंबर हो जाता है। फिर स्टेटमेंट 2 बोली है पेमेंट बैंक्स कैन प्रोवाइड डेबिट एंड एटीएम कार्ड। तो जो पेमेंट बैंक्स होते हैं हमारे वो डेबिट और एटीएम कार्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके तो ये देखते हैं। फिर थर्ड स्टेटमेंट बोला है कि पेमेंट बैंक्स डिपॉजिट लिमिट ₹1,00,000 पर पर्सन। तो पेमेंट बैंक्स क्या इतना रुपए जो है डिपॉजिट लिमिट होती है इनकी? तो लेट्स सी, हम इस पे डायरेक्ट अपनी आंसर की देखेंगे। तो यहाँ इनने बोला है कि शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं। तो वो एक तरीके के, देखिए यहाँ पे ये सेकेंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड होते हैं अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। तो जो आरबीआई एक्ट है 1934 का, उसके अंदर शेड्यूल्ड बैंक को रजिस्टर किया गया है। और हर शेड्यूल्ड बैंक इंजॉय करता है 2 तरीके की प्रिंसिपल फैसिलिटीज। एक तो वो एलिजिबल हो जाता है डेप्थ और लोन के, जो कि उनको बैंक रेट पे मिलता है फ्रॉम दी आरबीआई। जैसे ही कोई बैंक शेड्यूल्ड बैंक बनता है तो उनको बैंक रेट पे आरबीआई लोन और डेब्ट देना स्टार्ट कर देता है, और उसके साथ साथ उसको मेंबरशिप मिल जाती है क्लियरिंग हाउस की। देखिए क्लियरिंग हाउस की बात करें कि ये क्या होता है, तो ये एक फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये एक एफआई है, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और ये शेड्यूल्ड बैंक जैसे ही क्लियरिंग हाउस की मेंबरशिप पा जाता है तो उसके पास अब एलिजिबिलिटी है कि वो एक्सचेंज कर पाए जो लोन हो गए, या एक्सचेंज कर पाए जितने भी डेटा है बिटवीन द बैंक्स, तो ये उसके पास आ जाती है क्लियरिंग हाउस के अंडर। ओके तो ये एलिजिबिलिटी हो जाती है। फिर देखिए पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं, तो पेमेंट बैंक्स वो एस्टैब्लिश टू प्रमोट फिनेंशियल इंक्लूजन। आपको जो वित्तीय समावेशन होता है, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि हमको छोटे वर्ग के लोगों को भी बैंक अकाउंट खुलवाने हैं, वो वाली चीज पेमेंट बैंक के आने पर प्रमोट हुई है। ओके तो पेमेंट बैंक से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है लेबर वर्क फोर्स पे, जिनको नहीं चलाना आता था, ढंग से यूज नहीं करना आता था ऑनलाइन मोड ऑफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो अब यूज कर पाते हैं अच्छे से। तो पेमेंट बैंक का ये बेनिफिट है। ओके
लोअर जो लेबर वर्क फोर्स है, लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, उनको। उसके साथ साथ दीज बैंक कैन एक्सेप्ट अ रजिस्टर्ड डिपॉजिट। ओके, तो ये रजिस्टर्ड डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितने अमाउंट की कर सकते हैं, तो दैट इज 2 लाख पर पर्सन। तो ये आपको याद रखना है, ना कि 1 लाख। तो स्टेटमेंट जो हमारा वहां पे थर्ड है वो इनकरेक्ट है। ओके, दीज बैंक्स आर अनएबल टू प्रोवाइड लोन्स एंड और क्रेडिट। देखिए, ये बैंक्स जो होते हैं वो अनएबल होते हैं लोन्स और क्रेडिट प्रोवाइड करने के, ठीक है। और बैंक ऑफ दिस टाइप कैन हैंडल बोथ करंट एंड सेविंग अकाउंट। तो करंट और सेविंग अकाउंट दोनों ही हैंडल कर सकते हैं। उसके साथ साथ पेमेंट बैंक जो है आपको एटीएम और डेबिट कार्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट 2 वहां पे करेक्ट हो जाती है और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। तो जिसको थर्ड स्टेटमेंट पता था वो तो इजीली यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अपने आंसर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो यहाँ बोला है इंडिया हैज बीन यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एट द बेसिक फ्रेमवर्क विद इन विच द गवर्नमेंट ऑपरेट। ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट उतने में ऑपरेट करती है, तो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक फ्रेमवर्क उसका फॉर्म किया गया है, ये पूछ रहा है। और यहाँ पे नॉट द रीजन फॉर इट पूछा गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट निकालना। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखनी है कि किस तरीके से क्वेश्चन को मोल्ड किया गया है, क्या उसे पॉजिटिव वे में मोल्ड किया गया है और इधर उसे नेगेटिव वे में मोल्ड किया गया है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, द जुडिशरी एंड पॉलिटिकल पार्टी हैव शोन फ्लेक्सिबिलिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है कि जुडिशरी और पॉलिटिकल पार्टीज जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ करना होता है उन्हें, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं उसमें। ठीक है, आपने बहुत बार आर्टिकल 21 में देखा होगा, जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल जो 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उस वो मैक्सिमम टाइम जो है अमेंड किया गया आर्टिकल है। तो अगर आपको पता होना चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि फर्स्ट आर्टिकल वो कौन सा है जिसको मैक्सिमम टाइम अमेंड किया गया है, तो दैट इज आर्टिकल 21। और सेकंड जो है जिसे मैक्सिमम टाइम अमेंड किया गया है, दैट इज आर्टिकल 29। ओके, सॉरी 19। ओके, आर्टिकल 19। तो ये दो जो आर्टिकल हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको पता है कि अमेंडमेंट होती है अपने अकॉर्डिंग, वो फ्लेक्सिबिलिटी है उनमें। तो फ्लेक्सिबिलिटी होने के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो यहाँ पे नॉट पूछा है तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। देन बी ऑप्शन बोला है, द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन सूट्स आवर कंट्री। क्या बेसिक फ्रेमवर्क जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सूट करता है हमारी कंट्री को? तो जी हाँ, ये सूट करता है हमारी कंट्री को। देन स्टेटमेंट जो सी है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी फार साइटेड एंड प्रोवाइड फॉर सॉल्यूशन फॉर मेनी सिचुएशन। ठीक है, बहुत फार साइटेड थे और बहुत सारी सिचुएशन को इन्होंने बताया। ठीक है, तो हाँ ये सही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। देन अगर डी ऑप्शन की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सैक्रेड डॉक्यूमेंट एंड कैन नॉट बी चेंज। तो क्या सैक्रेड डॉक्यूमेंट है, कैसे चेंज ही नहीं किया जा सकता, जबकि ये काउंटर स्टेटमेंट है ऑप्शन ए का। यहाँ पे तो बोल रहे थे कि फ्लेक्सिबल है, और यहाँ ये नेक्स्ट स्टेटमेंट वो बोल रहे हैं कि ये सैक्रेड है और इसे चेंज नहीं किया जा सकता। इस वजह से हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इजिली आप नॉट करेक्ट जैसे स्टेटमेंट्स को पहचान सकते हो यहाँ से। देन देखिए यहाँ पे 37 में बोला गया कि हु अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस ईदर इन सेंटर और स्टेट दे चीजेस टू होल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑफिस। देखिए, एक बार जब ये अपनी वैकेंसी कर देते हैं, मतलब एक बार रिटायर हो जाते हैं, तो या फिर अपनी पोस्ट से हटा दिए जाते हैं, तो क्या वो फिर से वो एलिजिबल हैं अपने ऑफिस को होल्ड करने के? तो यहाँ हमसे नॉट पूछा गया था, और आपको पता होना चाहिए कि कौन नहीं एलिजिबल है। ठीक है, तो अगर इसकी नॉलेज है तो अगेन आप अटेम्प्ट करो, अदरवाइज इस क्वेश्चन को भी आप स्किप करो। ऐसे आप 10 क्वेश्चन भी स्किप करते हो, नो मैटर्स, कोई मैटर नहीं करता। इधर आपको ये इंपॉर्टेंट होता है कि क्या मैटर करता है कि आप जो अटेम्प्ट कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी कितनी है। ओके, तो एक्यूरेसी देखो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
वहाँ पे तुक्के नहीं लगाने हैं हमें। तो यहाँ पे देखिए बोला है द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ही कैन रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है यानी कैग होता है जो, वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के साथ दिया जाता है और उसे वापस से आपको पता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं तो कुछ वैसे ही उसको भी हटाया जाता है। ऑल्सो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, तो वो फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के आफ्टर ही चीजेस टू होल्ड हिज ऑफिस, हेंस स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। तो वहां पे स्टेटमेंट बी करेक्ट हो जाता है। देन देखिए अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। एक बार उसे अटॉर्नी जनरल को जो है अपॉइंट कर लिया जाता है तो उसके बाद वो डिब्योर्ड होता है और सर्विसेज के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए, लेकिन वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर यूपीएससी के चेयरमैन की बात करें तो यूपीएससी का चेयरमैन अपॉइंट होता है एज अ एसपीएससी, बट इसको जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और स्टेट में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट में से फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती है, ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे देखिए आंसर कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वन ओनली, ठीक है। तो वन है जो नॉट एलिजिबल है, अदरवाइज इनको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आर परफॉर्म बाय नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं कर सकती है, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट पूछा गया है। तो यहाँ पे बोला है टू सजेस्ट मेजर टू बी टेकन ओवर द कन्फरिंग ओनरशिप राइट्स टू रिस्पेक्ट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के जो सजेस्ट हैं उन्हें मेजर उनको दे सकती है ये एसटीज के लिए। देन टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डिप्राइवेशन ऑफ राइट्स ऑफ सेफगार्ड्स ऑफ एसटी। तो हाँ देखिए इसका पर्पस ही है उनके राइट्स को सेफ गार्ड करना। तो स्टेटमेंट टू तो एकदम ही करेक्ट है। तो जहां जहां टू नहीं है हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे हम स्टेटमेंट डी को यहाँ पे काट सकते हैं। तो अब देखिए फिर क्या है, टू सजेस्ट मेजर टू बी टेकन टू इंश्योर फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ पंचायत, यानी पीसा एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए पंचायत का जो इम्प्लीमेंटेशन है हाँ वो नेशनल जो हमारी कमीशन है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, क्योंकि हमें शेड्यूल्ड एरियाज में उसे इम्प्लीमेंट करना है तो वो उसकी ड्यूटी बनती है, ओके। तो यहाँ से स्टेटमेंट थ्री भी करेक्ट है, बट अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप लगाओ, अदरवाइज स्किप दिस क्वेश्चन ऑल्सो। बट आप इस पे श्योर हो आप इसको लगाओ, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है बजाय इसको स्किप करने का, क्योंकि आपको ये सारी इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो एसटी के अंदर ही आता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है तो ए ऑप्शन भी कट हो जाएगा, देन इसके बीच में प्रोबेबिलिटी है। अब अगर शेड्यूल्ड पीसा एक्ट आपने पढ़ा है तो पीसा एक्ट के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन पे आप इजीली पहुंच जाओगे, ओके। सो आपका ऑप्शन डी वहां से सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 39 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनविसेज्ड एज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किस किस आर्टिकल्स को कवर करता है। तो दैट कवर्स आर्टिकल 23 एंड 24, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर की बात की जाती है और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री की बात की जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल्स को आप टिप पे रखिए, चाहे वो एफआर के हों, इधर वो डीपीएसपीज के हों या फिर वो एफडीज के हों, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी के हों, इनको आप टिप्स पे रखिए, इनको बहुत अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो आपको पता है अगर आर्टिकल 23 और 24 का पूरा स्टेटमेंट, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आप ये जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है, ठीक है, ये आर्टिकल 22 में आता है। तो ये प्रोटेक्शन देता है अरेस्ट और डिटेंशन से। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो हमारी वन है वो तो इनकरेक्ट है एकदम, तो हमारा ए और डी ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा ऑप्शन 2 एंड 3 अगर पढ़ें, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, तो हाँ ये प्रोहिबिट करता है, दैट इज आर्टिकल 23, ठीक है। 24
और उसके साथ साथ 23 बोलता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्योंकि हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देखना था और करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिगार्ड्स टू इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, ये हमें पहचानना है। तो यहाँ देखिए पहला बोला है, इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया कैन ऑल्टर एनी लॉ made by the British in relation to India including the Independence Act of 1947 itself। मतलब इस एक्ट में ये लिखा है कि इंडिया कोई भी लॉ जो ब्रिटिश बना के गया है उसको ऑल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, और उसके साथ साथ वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी ऑल्टर कर सकती है खुद से। मतलब पूरी तरीके से ऑल्टर करने का बेनिफिट जो है वो इंडिया को दिया गया है। फिर सेकंड स्टेटमेंट बात करते तो यहाँ बोला है, इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम थे? आपको अगर पता है कि 1947 के पहले तो वाइस राय हुआ करते थे, तो आप इजीली यहाँ से समझ सकते हो कि वाइस राय का ऑफिस रिमूव किया गया था, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। तो स्टेटमेंट 2 तो एकदम ही रॉन्ग है। और अगर स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है तो आप बी, सी और डी ऑप्शन एकदम से एलिमिनेट करके अपने करेक्ट आंसर की ओर जा सकते हो। बट अगर आपको नहीं पता तो आप इजीली इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। ठीक है, स्किप नहीं करो, चांसेस स्किप करने के मत ही रखो, ऐसे इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, क्योंकि यहाँ देखिए साफ साफ 1947 की बात की जा रही थी, और अगर आपको पता है वाइस रेस से पहले हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर भी हम इस एक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे फ्रॉम आवर आंसर की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बाय दिस एक्ट द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मेड द फुल्ली सोवराइन बॉडी। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो फुल्ली सोवराइन बॉडी बन गई थी, और इस एक्ट ने एम्पावर किया था असेंबली को कि वो किसी भी लॉ में, किसी भी एक्ट में जो ब्रिटिश ने बनाया था उसमें ऑल्टर कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। स्टेटमेंट 2 यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि उस टाइम जो ऑफिस था वो वाइसराय का हटाया गया था, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। ओके, देन स्टेटमेंट 3 भी यहाँ पे नॉट करेक्ट है। क्यों? दिस एक्ट ब्रिटिश रूल, देखिए दिस एक्ट एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवराइन स्टेट। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। एंड इट प्रोक्लेम लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट। तो देखिए जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ये अधिकार दे दिया गया था कि इधर आप पाकिस्तान ज्वाइन कर लो और इंडिया ज्वाइन कर लो, या फिर इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वहां से ये रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि इनने बोला था दो इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट, इट डिड नॉट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को भी फुल सोवराइन बना दिया गया था कि आप, आपकी मर्जी, आप किधर भी ज्वाइन करो, चाहे वो आप इंडिया ज्वाइन करो चाहे पाकिस्तान, और या फिर आप इंडिपेंडेंट रहो। ओके, इसके साथ देखिए हम यहाँ पे अपने 10 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, और नेक्स्ट इसके जस्ट तुरंत बाद मैं 10 क्वेश्चन की और वीडियो अपलोड करूँगी, और वहाँ पे मैं कोशिश करूँगी 10 से ज़्यादा कवर कर पाऊँ, जिससे आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन कवर करो विद बेसिक्स। ओके, इस वीडियो को आप शेयर करो प्लीज़। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।